हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आयुष उपाध्याय, स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे एफसीआरए बिल के बारे में। क्यों? क्योंकि एफसीआरए बिल को लेकर अभी इसको जेपीसी को भेज दिया गया है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया एफसीआरए बिल में कि इसको जेपीसी को भेजना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से इसको दोनों सभा से पास करने की बात हो रही थी, फिर उस पर यूएसए का दबाव बना। यूएसए के एक मंत्री ने अपना बयान दिया। तो ऐसा क्या है इस बिल में कि यूएसए जैसा देश भी इसको रोकना चाह रहा था, और उसने इतनी तगड़ी लॉबिंग कर दी भारत देश में कि इसको संसद के स्तर पर भी कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, और कई राज्य सरकारों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या था इस एफसीआरए बिल में जिससे ये देश नहीं, पूरे विदेशी संस्थान को भी, उनके भी कान खड़े कर दिए? आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एफसीआरए होता क्या है। देखिए, एफसीआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब समझ गए आप कि विदेशी चंदों पर भारत सरकार अपना चेक रखना चाहती है। जितने भी देश में आपके एनजीओज होते हैं, ठीक है ना, जितने आपके एनजीओज होते हैं, जैसे कि जो आपके अनेक धर्मों के चर्चेज होते हैं, अधिकतर जो ईसाई धर्म के चर्च होते हैं उनको विदेशों से फंडिंग मिलती है। और देश में जितने आपके एनजीओज होते हैं उनको विदेशी चंदों से पैसा मिलता है, देश विदेश से पैसा मिलता है। तो उन पे चेक रखने के लिए गवर्नमेंट एक एफसीआरए बिल लेकर आती है। एफसीआरए बिल से गवर्नमेंट ये देखती है कि जो चंदा उनको मिला है, जिस क्षेत्र में काम करने के लिए वो एनजीओ खड़े हैं, ठीक है ना, वो उसी उसी क्षेत्र में वो पैसा लग रहा है कि कहीं और देश के अखंडता पे कहीं चोट तो नहीं लग रही है, कहीं उससे कोई इनलीगल काम तो नहीं हो रहा है। इसको देखने के लिए एफसीआरए बिल लाया गया था। और सबसे पहले एफसीआरए बिल कौन लेकर आया था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई थी 1976 में। तो एफसीआरए, मूल एफसीआरए जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मूल आपका 1976 का है, जिसको समय समय पर इस पे कई कई अमेंडमेंट किए गए। 2010 में किए गए, फिर 2020 में किए गए, फिर 2026 में किए गए। तो 2020 में जो किया गया था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसी को चलते आज इतना बवाल हुआ है। क्यों? 26 में क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। देखिए, 2026 में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ था, 2020 वाले में 2020 के एफसीआरए अमेंडमेंट जो है वही आज चर्चा का केंद्र बना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि ये प्रशासनिक व्यय में कटौती की गई। जैसे कि क्या किया जाता है, जो आपका एनजीओ होता है उसमें जो चंदा आता है, पहले क्या था कि 50% उसमें प्रशासनिक खर्च किया किया जाता था, और 50% उस पैसे का खर्च जिस उद्देश्य से वो एफसीआरए बनाया गया है उस पर खर्च किया जाता था। जैसे कि अगर गरीबी से लड़ने के लिए कोई आपका एनजीओ खड़ा है, तो 50% पैसा जो विदेशी चंदा आपको मिला उसका 50% आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, खुद को सैलरी देने के लिए खर्च करेंगे, अपने एनजीओ के फर्नीचर्स खरीदने के लिए खर्च करेंगे, है ना, बिल्डिंग का रेंट पे करने के लिए खर्च करेंगे, ठीक है ना, कई कर्मचारियों के सैलरीज पे करेंगे। वो हो गया आपका प्रशासनिक खर्च। और जो बचा 50% है वो आप खर्च करेंगे गरीबी को कम करने के लिए। कई क्षेत्रों में आप गरीबी के लिए जो कार्य करते हैं उस पर खर्च करेंगे। लेकिन इसको कम करके अब 80-20 का रेशियो कर दिया गया है। क्या? कि अब 20% आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। जो आप 50% आप सैलरी में लगाते थे, बिजली पे करने में लगाते थे, जो आपका मेन कार्य होता था प्रशासनिक कार्य, उसको अब 20% कर दिया गया है। मतलब कि अब सैलरी कम होगी लोगों की, अब स्टाफ कम होंगे लोगों के। इस वजह से भी विरोध भी हो रहा है एनजीओ द्वारा कि ये कैसे हो सकता है भाई, अब सैलरी कम होगी तो स्टाफ भी कम होगा। और 80% गवर्नमेंट कह रही है कि 80% अब आप जो है, जिस उद्देश्य से आपका एनजीओ चल रहा है, जिस उद्देश्य से आपके चर्च चल रहे हैं, जो अब जो बिल लाया जा रहा है उसमें कहीं भी धार्मिक नाम कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली चर्चेज एंड एनजीओज भी कवर होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी चर्च हैं भारत देश में, अधिकतर उनको 90% उनको जो फंडिंग होती है वो बाहर से ही होती है, ठीक है ना, इस वजह से। और 80% आप जो है अपने उद्देश्य के लिए जो एनजीओ बनाए उसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का कहना। इस वजह से विरोध हो रहा है। और दूसरा विरोध क्यों हो रहा है? पदाधिकारी और निदेशकों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जो इनका हेड हुआ करता था, जिसकी एनजीओ हुआ करती थी, उनमें आधार अनिवार्य नहीं था, पासपोर्ट अनिवार्य नहीं था। अब इसको इसको जो है अनिवार्य कर दिया गया, आधार और पासपोर्ट, ठीक है ना। और ये कहा गया है कि जिस अकाउंट में विदेशी धन आएगा वो दिल्ली में एसबीआई के ब्रांच में आपका अकाउंट होना चाहिए। मतलब दिल्ली के किसी भी एसबीआई वाले बैंक में आपका अकाउंट होगा जिसमें आप विदेशों से धन मंगवाना चाहते हैं, जिससे गवर्नमेंट उनके पूरे वित्तीय लेन देन में चेक रखे, नजर रखे, ठीक है। तो दूसरा, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, प्रमाण पत्र होता है, इनका जो सर्टिफिकेट होता है, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, उसको गवर्नमेंट कभी भी रद्द कर सकती है अगर कुछ भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो, ठीक है ना। और
क्या होता था कि जब रजिस्ट्रेशन आपका खत्म होता था तो उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता था। तो पहले क्या होता है कि जब रिन्यू कराने का समय आता था तो लगभग 3-4 साल तक बिना रिन्यू के ही वो एनजीओ वर्क करता था। पर अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि आपको तुरंत आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, वरना आपका एनजीओ तुरंत उसको इनलीगल माना जाएगा और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। यहां तक भी बात की गई है कि प्रॉपर्टी को जब्त करने की बात की गई है। तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसी वजह से हो रहा है कि जो आप प्रॉपर्टी जब्त करने का जो प्रावधान किए हैं उसमें, क्योंकि जो एनजीओ होता है जरूरी नहीं है कि उसमें विदेशी ही धन आए। एनजीओ के पास कुछ देश के लोगों भी, देश की जनता भी उसमें धन देती है, देश के उद्योगपति भी उनको चंदा देती है। तो वही गवर्नमेंट कह रही है, वही जो राज्य सरकारें कह रही हैं, जो विरोध कर रहे हैं सांसद लोग, अधिकतर वो लोग कह रहे हैं कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई बिल्डिंग जो आप प्रॉपर्टी आप एनेक्स कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी चंदा लगा हुआ है। समझ रहे हो? आप जिस बिल्डिंग में आप हो, एनजीओ की जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में पैसा लगाया गया है, पर जो पैसा लगा है आप कैसे डिफाइन करोगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी फंड चंदा लगा है, भारत देश से जो चंदा दिया गया है वो उसमें नहीं लगा है? तो आप कैसे प्रॉपर्टी को आप एनेक्स कर सकते हो? तो कुछ मिसमैच की बात की गई है, इस वजह से इसमें और गहनता से अध्ययन करने के लिए इसको भेज दिया गया है जेपीसी को। ठीक है, ये तो आपका 2020 का प्रावधान था। 2026 में क्या कर दिया गया है कि 2026 में जो विधेयक लाया जा रहा है, संशोधन विधेयक, उसमें क्या कर दिया गया है कि एक पूरी एक संस्था बनेगी, एक स्वायत्त संस्था बनेगी। ठीक है ना, एक स्वायत्त आपकी संस्था बनाने की बात की गई है जो इन सारे एनजीओ के ऊपर चेक रखेगी, उनको नियंत्रण करेगी। जैसे बैंक के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। बीमा कंपनियों पर नियंत्रण कौन कौन रखता है? आपकी इल्डा रखती है। और जो आप डिबेंचर खरीदते हो, शेयर मार्केट्स खरीदते हो, उनके ऊपर चेक कौन रखता है, नियंत्रण कौन रखता है? सेबी रखती है। वैसे ही एफसीआरए बिल के द्वारा एक स्वायत्त संस्था बना दी जाएगी जो इन सारे एनजीओ के ऊपर नियंत्रण रखेगी, उनकी जांच करेगी, है ना। वो होगी एक स्वायत्त संस्था जो 2026 से लाया गया था। और 2026 में क्या किया गया है कि जो 5 साल का जो आपको रखा गया था जेल की सजा, उसको अब कर दिया गया है 1 साल कर दिया गया है। ठीक है ना। और गवर्नमेंट पूरी तरीके से, मान लीजिए गवर्नमेंट 2026 बिल लाकर, ये तो प्रावधान 20 में थे ही थे, इसका तो विरोध हो ही रहा था, प्लस इसमें और जब ये सब चीज जब जोड़ दे रही है, एक पूरी संस्था बना दे रही है, समझ लीजिए इससे प्रकार से राष्ट्रीयकरण कर रही है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, सेम वैसे ही लोग कह रहे हैं कि आप तो एनजीओ का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ का जब फुल फॉर्म ही होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है जब उसका स्थापना ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम ही अगर है तो एनजीओ। ठीक है ना। तो ये विरोध की बात है। और इस पे यूएसए क्यों विरोध किया? क्योंकि जो जितने भी चर्चेज हैं, चर्च, ईसाई धर्म के जो चर्चेज हैं, जितने आपके कैथेड्रल हैं, उनमें सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग कहीं से होती है तो यूएसए से होती है। आप मान के चलिए यूएसए के पास बहुत पैसा है, वो अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है। वो क्या करता है कि उसको एक ईसाई धर्म का रूप दे रहा है कि देश में जो एफसीआरए बिल पास हो रहा है वो ईसाई धर्म के खिलाफ है। वहां के जो एक सांसद हैं, रैली मूर करके नाम है शायद, हाँ, उन्होंने ये कमेंट किया था, उसको एक ईसाई, उसको एक धार्मिक एंगल देने की बात की थी। तो क्या होता है ना कि जो विदेशियों, जब अमेरिका को लग रहा है कि भाई हमारी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगी, जैसे कि आप जानते हैं बांग्लादेश में इतनी गवर्नमेंट बदली है, ठीक है ना, भारत देश में भी आए दिन विरोध होता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें विदेशी फंडिंग होती है। ठीक है ना, ये तो आप जानते रहते, आपको पता है कि अधिकतर 90 से ज्यादा 90% एनजीओ का काम क्या होता है, देश में बाहरी चाटुकारिता, बाहरी देशों का चाटुकारिता करते हैं और उनके पैसों पर बिके होते हैं। और उनके पैसे, जो आपको पैसा देगा आप उसी की बात मानोगे, चाहे चंदे ग्रुप में आए, चाहे वो जैसे भी आए। ठीक है ना, आपको बात माननी पड़ेगी। तो वही यूएसए उस पैसे से अपना पूरा खेल करवाता था एनजीओ के द्वारा। लेकिन वो बस उसी पे जब रोक लगना शुरू हो गई तो उसके दर्द हुआ यूएसए के, उसने बयान देना शुरू कर दिया और भारत देश के कई राज्यों को उधर अपना फंडिंग करके एफसीआरए पर इतना दबाव बना दिया कि वो अब जेपीसी चली गई। 13 अगस्त है आज, 13 अगस्त को लास्ट सेशन है मानसून सत्र का। इस मानसून सत्र में भी जेपीसी पास नहीं हो पाया। ये बिल कब का आया है? ये बजट सत्र मार्च से ये बिल जो है लोकसभा में पड़ा हुआ था। मानसून सत्र पूरा बीत गया, गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि वो जेपीसी पास ही नहीं कर, सॉरी, ये एफसीआरए बिल पास ही नहीं कर पाई, उनको जेपीसी को भेजना ही पड़ गया। ठीक है ना। तो ये पावर है यूएसए की, आप देखे रहिए। तो जहां पे पैसे की बात आती है वहां यूएसए के पास बहुत पैसा है, सबसे ज्यादा फंडिंग वही करता है और उसी पैसे से वो देश के अंदर अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को पूर्ति करता है इनडायरेक्टली। ठीक है ना। तो ये चीज है। हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए इसका विकास है 1976। सबसे पहले 1976 में, तो मैंने आपको बताया
फिर 10 में हुआ, फिर 20% प्रशासनिक सीमा रखी गई 2020 में, और संपत्ति का अधिग्रहण 26 वाले बिल से संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। बात हुई है जेपीसी भेजने को। जेपीसी क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त संसदीय समिति। उसमें क्या होता है कि राज्यसभा लोकसभा के सदस्य मिलकर किसी विधेयक पर, किसी घोटाले पर चर्चा करते हैं, उस पर न्याय देते हैं, न्याय कहते हैं, उस पर जो है विचार करते हैं, उस पर जो है चर्चा करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर उसकी जांच होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक सुने होंगे बोफोर्स घोटाला, ठीक है ना। बोफोर्स घोटाले पर भी जेपीसी का गठन हुआ था। आप सुने होंगे जब ये वाला राफेल को लेकर जब बातचीत हुई थी तो राहुल गांधी जी बोले थे कि जेपीसी का गठन किया जाए राफेल को लेकर। क्यों? क्योंकि जेपीसी का काम क्या होता है, वो घोटाले की जांच करने के लिए बनती है, ठीक है ना। आप जाने रहिए, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य होते हैं। जेपीसी जो है भारतीय संसदीय प्रणाली के अस्थायी समितियों का एक भाग होता है। अस्थायी समिति आपकी कौन सी होती है? दो होती है, एक आपकी प्रवर समिति होती है, एक आपकी होती है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। प्रवर आपकी राज्यसभा की अलग होती है, लोकसभा की अपनी अलग होती है, पर जेपीसी में क्या है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें मौजूद होते हैं। जो किसी विधेयक पर अगर गहनता से अध्ययन करना हो, उस पर और सबूत इकट्ठा करना हो, तो वो होता है वो जेपीसी और प्रवर समिति के द्वारा की जाती है। और अगर उसमें अगर घोटाले की भी जांच की जाए, सब कुछ बात की जाए, तो उसके लिए जेपीसी की गठन किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज अब ये जेपीसी को भेज दिया गया है। उस बिल पे और गहनता से अध्ययन होगा, जिस मुद्दे पर विरोध हो रहा है उस मुद्दे पर उसमें बात की जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा था, आपको एफसीआरए बिल के बारे में बता दिया मैंने। एफसीआरए क्या है, कैसे वर्क करता है, जेपीसी क्या है, जेपीसी में क्यों भेजा गया, तो इसमें जो मुद्दा चल रहा है मैंने आपको जिक्र कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ सेशन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष पैदा, शाइनिंग ऑफ।